Now limitations of e-business. First is lack of personal touch. रिया एक्सप्लेन करोगे कैसे lack of personal touch means? मैम हम ऑनलाइन बातें कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, हम उसके आमने सामने बैठ के बात नहीं कर सकते, यानी कि हम उसको एक तरह से। टच मीन्स वो वाला टच नहीं है, यहाँ टच मीन्स पर्सनल टच मीन हम अपने कस्टमर्स के साथ बात कर रहे हैं। हाँ जी, कोई और एक्सप्लेन करेगा? यस, प्रार्थना। यस मैम। पर्सनल टच मीनिंग क्या है? पर्सनल टच, देखिए कस्टमर्स के साथ जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वहां हम कस्टमर्स के साथ पर्सनल टच में रहते हैं, मींस उनको पर्सनली अटेंड करते हैं, ठीक है ना, उनको हम पर्सनल कांटेक्ट, हाँ पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी रखते हैं, कह सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में पर्सनल टच नहीं रहता कस्टमर्स के साथ। क्यों? क्योंकि हम जो भी डीलिंग्स करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, थ्रू इंटरनेट करते हैं। तो ये भी एक मेथड है, इसलिए ये मेथड इतना सुटेबल नहीं है, सुटेबल मोड नहीं है। बट हम कह सकते हैं नाउ धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आएगी। लो टच मतलब कि लैक ऑफ पर्सनल टच तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि कई कस्टमर्स होते हैं जो चीज देख कर पसंद कर कर, ठीक है, इन टच में रह के करते हैं। सेकंड आ जाएगा इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। ऑनलाइन अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इनकॉन्ग्रुएंस मीनिंग क्या होता है कि सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल। कई बार आप ऑर्डर लेते हो और देते हो, उसमें मोस्टली काफी टाइम जो है आपका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना। और हम कह सकते हैं जो ये सेल और परचेज है ये इतना इजी नहीं होता करना। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स की वो भी कई बार लॉन्ग टर्म ले लेती है। कई बार आपने देखा होगा ऑनलाइन ऑर्डर किया है, पहले तो साइट ही नहीं खुलेगी, साइट काफी वेबसाइट जो ऐसी हो रही होती है जो लॉन्ग प्रोसेस लेती है ऑर्डर लेने में, खुलने में। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि जो हमारा कंज्यूमर होता है जिसने लेना होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है यूजर, और डिलीवरी लेने अब देखो शॉप पे जाओगे तो आप उसी वक्त ही पसंद आया उसी वक्त ले आओगे, लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा 15 डेज 20 डेज के बाद आएगा। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर लेने देने में और स्पीडली पहुंचने में वो टाइम लगा देता है, जिससे भी हमारा जो कस्टमर है वो एक तरह का इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये भी आप इसमें एक पॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू ई बिजनेस। अब मीन्स इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, ठीक है ना, दोनों पार्टीज है, बायर भी है सेलर भी है, ठीक है। सेलर को तो चलो होगी तभी वो ई बिजनेस कर रहा है, मान के चलते हम। हो सकता है बायर को वो नॉलेज ही ना हो कि कैसे करना है, वो उससे फेमिलियर ही ना हो पूरी तरह इंटरनेट फैसिलिटीज से, उसको नॉलेज ही ना हो हाउ टू ऑपरेट दी कंप्यूटर्स या ये डिजिटली पेमेंट्स का। तो कहीं ना कहीं वो कई बार गलती कर बैठता है। जब फेमिलियर नहीं होता तो वो एक तरह का डिजिटल टेक्नोलॉजी को रॉन्गली भी यूज कर सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तभी हम कहते हैं कि जो इलिटरेट पीपल है वो नहीं कर सकते ये वाला बिजनेस। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स की, कार्ड्स की। तो जो डिजिटली सारा काम करना है, पर हम एफर्ट्स ला रहे हैं धीरे धीरे ई कॉमर्स में। काफी एनजीओ बनाई गई है, काफी गवर्नमेंट एजेंसीज अब सेटअप हो रही है
जो इस पे वर्क कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है। जैसे हम देख सकते हैं मोदी जी भी कितना डिजिटल इंडिया, पेपरलेस इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। वेट बिट, एक मिनट। तो हम इसमें कह सकते हैं कि डिजिटली जिनको नॉलेज होगी, जो हम इसकी बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, वो ही इस बिजनेस को, या बायर्स एज अ सेलर, दोनों तरफ से अगर हम कहें तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। पर आज मैं इसमें बता रही थी कि आजकल काफी कम्युनिटीज सेंटर्स हैं, टेली सेंटर्स हैं, जो हेल्प कर रही हैं इनको ना एजुकेट कर रही है, हम कह सकते हैं कि कैसे डिजिटली पेमेंट करनी है। मैं मोदी जी वाला एग्जांपल ले रही थी, सच आप देख रहे हो वो भी डिजिटल इंडिया की तरफ कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारा अब धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज। देखो जो एनोनिमिटी क्या होता है, अ सिचुएशन हम कह सकते हैं जहां हमें पर्सन्स के बारे में नहीं पता, जब मुझे पता ही नहीं कौन मुझे सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट्स, तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर तो होगा ही, ठीक है ना। यहाँ हम शॉपकीपर को देख रहे हैं, हम जानते हैं उसे, लेकिन वहां पर हमें नहीं पता वो कौन है। तो जिस पर्सन को हम जानते ही नहीं, उस सिचुएशन को हम जानते ही नहीं, तो वहां एक रिस्क फैक्टर लगता है। एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज मींस होता है जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। शॉपकीपर का हमें पता है यहाँ शॉप है, कोई दिक्कत आएगी हम चले जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। हैकिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायरस की भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ऑनलाइन करेंगे तो ये सब ट्रेस करेगा कोई, हमारी हो सकता है डीलिंग्स को। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहां पर हमारी फाइनेंशियल भी कह सकते हैं, पैसों का तो है ही है, रेपुटेशनल भी कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी कह सकते हैं, लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे इसको मैं एक पॉइंट के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट हम ले सकते हैं, डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी एंड लोकेशन। अब देखो दोनों पार्टीज है, दोनों पार्टीज का डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस है, ना ही वो एक दूसरे से फेमिलियर है। तो जब एक दूसरे से फेमिलियर नहीं है, उनकी लोकेशन नहीं पता, तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हम कह सकते हैं प्राइवेसी नहीं है। कई बार क्या होता है, कोई हमारे नाम के ऊपर ट्रांजेक्शन्स लेके कर लेता है, ठीक है, हमारे अकाउंट को हैक कर लेता है, तो ये भी रिस्क फैक्टर है। फिर आ जाता है हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसकी लीकेज होने की रहती है, लीकेज हो जाती है। लीकेज का मतलब यहाँ क्या है कि जो भी हमारी क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की कह सकते हैं हम डिटेल्स है, वो किसी तीसरे पर्सन के पास, थर्ड पार्टी के पास जा सकती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस, ई बिजनेस करने में एनोनिमिटी प्लस नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज तो होती है, प्लस हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वायरस एंड हैकिंग। वायरस और हैकिंग की हम आगे डिटेल भी करेंगे, हैक करना पता ही होगा सबको, सुना हुआ है सबने, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करना थोड़ा सा रिस्की है, डिफिकल्ट है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ यस पॉइंट, मैम। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा पीपल रेसिस्टेंस। पीपल रेसिस्टेंस की बात करें, लोगों की आदत होती है वो चेंजेस ज्यादा जल्दी करते हैं, ठीक है ना, एंड एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको उसके साथ अवेयर रहना पड़ेगा, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एक जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है एक कस्टमर्स के दिमाग में, वो कहीं ना कहीं रहती है। तो लोग पता क्या करते हैं, रेसिस्ट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, आज इससे मंगवाई फिर उससे, मतलब उनको विश्वास नहीं होता, रेसिस्टेंट होते रहते हैं। जो ये प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट होता है टेक्नोलॉजी की तरफ,
ठीक है, इनसिक्योरिटी की तरह, वो भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है ई बिजनेस का। एंड लास्ट आ जाता है एथिकल फॉल आउट्स। एथिकल फॉल आउट्स का मतलब है कई लोग क्या होते हैं इन मॉरल वे में एथिकल फॉल आउट्स करते हैं, मतलब कि जैसे हम मान लो मेरे साथ मेरी फ्रेंड ही बैठी है, हम दोनों ने ईमेल किया, हो सकता है उसने मेरा वो ट्रेस कर लिया हो, ठीक है ना। तो कई फर्म्स ऐसी हैं जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा ट्रैक है, हमारे ईमेल अकाउंट्स हैं, हमारी कंप्यूटर की फाइल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो कई लोग यूज करते हैं कई बार, और उससे वो ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है ना, और भूल जाते हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या है, कि किसी की चीज नहीं वो करनी, पर ऐसा नहीं होता, और हमारी प्राइवेसी पे वो अटैक कर देते हैं, हम कह सकते हैं। तो कई बार ऐसी वेबसाइट्स भी होती है, आप कहते हो इसको शेयर करो, इसको ओपन करो, और आपका सारा डाटा लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं जो एथिकल फॉल आउट्स करते हैं। तो इसलिए भी ई बिजनेस करना उतना मतलब इजी और कन्वीनियंट नहीं है जितना ट्रेडिशनल बिजनेस करने में, ठीक है। और इतनी लिमिटेशंस इनके होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि आजकल धीरे धीरे हम ये बिजनेस को रीशेप कर रहे हैं, ठीक है, फेमिलराइज कर रहे हैं एनवायरनमेंट से कि ई बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसके वे आउट्स निकाल रहे हैं। साइबर जो है वो साइट्स बहुत आ गई है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं उनके लिए काफी सारे आप कह सकते हो पर्सन्स बिठाए जाते हैं जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम से डील करने में हमारी हेल्प करते हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये इसकी लिमिटेशंस है, अगर एडवांटेज है तो कई लिमिटेशंस भी इसकी काफी हमने देखी। क्लियर? लिमिटेशंस Yes, ऑफ ma'am. ई बिजनेस। जो थोड़ी लेट आए हैं, आई एम रिपीटिंग दी टॉपिक, फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज लो पर्सनल टच। लो पर्सनल टच का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका पर्सनल टच रहता है, आपका मिलना जुलना रहता है, यहाँ आप दूसरी पार्टी को जानते नहीं हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ पर्सनल टच की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और सेकेंड हम कह सकते हैं इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट, मतलब डिले डिलीवरी हो जाती है। सेल और परचेज का काम जो होता है वो जल्दी जल्दी हम क्विकली फाइनलाइज तो कर देते हैं, एक माउस पे क्लिक करना होता है, लेकिन कई बार ऑर्डर मिलने में काफी टाइम लग जाता है। कई वेबसाइट्स तो इतनी टाइम लगाती है, लॉन्ग प्रोसेस होता है कि कई बार जो कंज्यूमर या यूजर होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। Third is need for technology capability and competence of parties to e-business. जो e-business करती है parties वो familiar होनी चाहिए with the world of computer से, हम कह सकते हैं उनको proper internet जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसको ऑपरेट कैसे करना है, उन्हें डिजिटली पेमेंट के बारे में फेमिलियर होना चाहिए। अगर वो नॉन फेमिलियर है तो वो इसको काम नहीं कर पाएंगे। फिर आ जाएगा इंक्रीज द रिस्क ऑफ एनोमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज। जैसे मैंने बोला एनोमिटी मीन्स होता है सिचुएशन, वो सिचुएशन जहां हम पर्सन को नहीं जानते, और ट्रेसेबिलिटी तो नाम ही है ट्रेस करना। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ये बहुत रिस्क है कि आप उस पर्सन को अच्छी तरह जानते नहीं है, और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट क्या होता है, फाइनेंशियली साइकोलॉजिकल आपको लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना और लोकेट करना उन्हें डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप फेमिलियर नहीं है एक दूसरे से, आपको पता नहीं वो कहाँ है, लोकेशन कौन सी है। फिर पर्सनल जो है लॉस ऑफ प्राइवेसी भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि हम कह सकते हैं कोई दूसरा भी हमारे नाम पे ट्रांजेक्शन्स कर सकता है, और हमारी जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। फिफ्थ आ जाएगा पीपल रेसिस्टेंस। जो पीपल है वो रेसिस्टेंट मतलब चेंजेस अलाउ करते हैं, उन्हें एडजस्टमेंट करना ट्रांजेक्शन्स में, न्यू टेक्नोलॉजी में, न्यू एनवायरनमेंट में करना उनको इनसिक्योर लगता है। देखो एक चीज आपको सिखाई गई, उसमें थोड़ा भी चेंज आ गया टेक्नोलॉजी में तो वो नहीं कर पाते हर कोई। तो कहीं ना कहीं एंट्री लेना और एग्जिट होना, अगर हम ई बिजनेस के हिसाब से भी देखें तो भी मुश्किल हो जाता है। और एथिकल फॉल आउट्स है, कई फर्म्स हैं जो अपने आईज हमारे अकाउंट्स पे रखती है, हमारे ट्रैक पे रखती है, हमारे ईमेल अकाउंट्स, कंप्यूटर फाइल्स, वेबसाइट्स पे रखती है, और कई बार हमारे ये सब चीजें हमारे एम्प्लॉइज, हमारे फ्रेंड्स भी यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारी प्राइवेसी को अटैक करते हैं। तो ये सारे लिमिटेशंस हो जाएंगे ऑफ ई बिजनेस। Excuse me, ma'am.
यस। मैम हम एक और पॉइंट डाल सकते हैं इसमें कि हम ऑर्डर कुछ करते हैं और मटेरियल हमें कुछ और मिलता है, हाँ ये ये तो भी है इस ही है। केस में ही आया ना। हाँ ये तो वही फुलफिलमेंट वाला ही हो गया ना, ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। कई बार ऑर्डर कुछ करते हैं और आ भी कुछ और जाता है, ये तो आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं, है ना। तो आप अपने आप बना सकते हो, आपको अगर लगता है इसमें हम बनाएंगे तो बनाओ, ये तो अच्छा है, उल्टा आप पॉइंट्स और ढूंढो, ठीक है ना। ये जो टॉपिक्स मैं करवाती हूँ जरूरी नहीं मैं हर टॉपिक लिखने को दूं, पर अगर आप लिखो तो अच्छी बात है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स जैसे मैंने अपने आप लिखवाए, वो इसलिए लिखवाए क्योंकि बुक्स में इतनी अच्छी तरह गिवन नहीं है। अगर आपको लगे फिर भी कि मान लो फॉर एग्जांपल जैसे लिमिटेशन का टॉपिक है, मैम अच्छी तरह नहीं दिया हुआ, हमें नहीं आ रहा लिखने में, तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको नोट्स भी करवा सकती हूँ, मतलब दे सकती हूँ, ठीक है। अब जैसे हमने ट्रेडिशनल और ई बिजनेस में लिखा था, ये एनसीईआरटी में हमारा गिवन है सारा। जिनको नहीं आया, जिन्होंने नहीं लिखा, तो वो यहाँ से देख के नोटबुक में उतार ले। ये आ गया डिस्पाइट लिमिटेशन ई कॉमर्स इज अ वे, जैसे मैं अभी बता ही रही थी कि चाहे इतनी प्रॉब्लम्स है लेकिन धीरे धीरे इसमें वे निकल रहे हैं। काफी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ये धीरे धीरे इनमें चेंजेस ला रही है, प्रोजेक्ट्स की तरह ले रहे हैं। गवर्नमेंट आजकल रूरल एरियाज में जाके भी लोगों को अवेयर कर रही है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की कैसे जाती है, ये भी स्टेजेस होती है, मोस्टली आप सबको तो आती भी होगी, हो सकता है जिन्होंने अगर ऑनलाइन कुछ मंगवाया है। तो आप आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की जाती है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है क्या? इट इज रेफर्स टू द ट्रांजेक्शन्स व्हिच टेक प्लेस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स थ्रू इंटरनेट। आप इंटरनेट के थ्रू जो बायर्स और सेलर्स जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उन्हें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। अब इसमें 3 स्टेजेस हो गई एक तरह की। 3 स्टेजेस की अगर हम बात करें, पहला तो है प्री परचेज स्टेज। प्री परचेज स्टेज क्या होता है? यहाँ बायर जो है, मान लो मैंने अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीदना है, ठीक है, कुछ भी शूज एग्जाम्पल, तो मैं पहले क्या करूंगी, वेबसाइट्स पे जाऊंगी, इंफॉर्मेशन लूंगी, उसे इवेल्युएट करूंगी कि किस किस वेबसाइट पे मुझे जाना चाहिए, कहाँ का मुझे अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। वो होता है प्री परचेज स्टेज। अभी मैंने खरीदा नहीं है, पहले मैं देख रही हूँ। वो हमारी आदत होती है, हम हमेशा देखते रहते हैं, जब फ्री होते हैं हम यही सब देखते रहते हैं, मोस्टली पर्सन देखते हैं। तो ये होती है प्री परचेज स्टेज। सेकेंड आ जाती है परचेज स्टेज। ये जो स्टेज होती है, यहाँ बायर जो होता है वो सिलेक्ट करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। कई बार वो प्राइजेस भी देखता है, डील भी करता है और पेमेंट भी कर देता है। ये होती है परचेज स्टेज। मुझे अच्छी लगी इस वेबसाइट पे, इस पे जाके मुझे ये कंपनी का पसंद आया, मैंने प्राइजेस भी ठीक लगे, ठीक है, डील भी हो गई और पेमेंट भी कर दी। थर्ड स्टेज हो जाती है डिलीवरी स्टेज। अब हमने तो कर दिया काम, अब उनकी तरफ से आना है। डिलीवरी स्टेज वो स्टेज होती है जहां आपको प्रोडक्ट डिलीवर होता है, ठीक है। जैसे सेलर को पेमेंट रिसीव्ड होती है, वो आपको बता देता है 10 डेज, 2 डेज, 5 डेज, तो आपको डिलीवरी हो जाती है। पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ये है कि यहाँ एक तो फेस टू फेस इंटरेक्शन है नहीं, तो कई बार ये टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस तो हो ही जाता है, क्योंकि पता नहीं कब आएगा, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन में तो हम उसी वक्त पिक कर लेते हैं, लेकिन इसमें होगा कि कब आएगा। तो ये मेनली 3 स्टेजेस में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आ जाता है मेन द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कुछ खरीदना है, तो पहले मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी, कैसे कैसे स्टार्ट करूंगी, ठीक है ना। ये हमारा स्टार्ट हो गया इस पेज से। फर्स्ट आ गया रजिस्ट्रेशन। जब भी मुझे ऑनलाइन शॉपिंग जाना है, हर पर्सन को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एक वेंडर के साथ ऑन दी वेबसाइट, ठीक है, बाय फिलिंग दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है, आपको वहां रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ठीक है। एक बायर जो है उसे एक पासवर्ड फिल करना पड़ता है, ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो लॉग इन ना कर ले। उसको अवॉइड करने के लिए, कोई ट्रबल ना हो, तो आप एक पासवर्ड सेक्शन मिलता है, ठीक है, अकाउंट में या शॉपिंग कार्ड में। वो इसलिए मिलता है ताकि जो पासवर्ड है आपका प्रोटेक्ट रहे, कोई और उसको लॉग इन ना कर पाए। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा ली, सेकंड आ जाता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब
जब आपने ऑनलाइन स्टोर में ब्राउजिंग कर ली तो बायर क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है, बाय पिकिंग और ड्रॉपिंग द आइटम्स ऑफ शॉपिंग कार्ड। वो सारी चीजें देखता है, उसको जो जो शॉपिंग कार्ड में पसंद आती जाती है उस पे वो क्लिक करता रहता है। शॉपिंग कार्ड क्या है, एक रिकॉर्ड हो जाता है ऑनलाइन, ठीक है, कि बायर ने ये चूज किया। आपने देखा होगा, मैंने शूज लेने हैं, मैं अपना साइज भी देखूंगी, कलर में भी देखूंगी। जैसे टी शर्ट्स में कितनी वैरायटी आती है, तो आप अपना बताते हो ना, स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, एक्सेल चाहिए, कलर कौन सा चाहिए। तो ये सारी चीजें वो हो सकता है मेरे को शूज के साथ टी शर्ट्स भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए, मतलब एग्जाम्पल है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं प्लेसिंग ऑर्डर करते वक्त जब एक शॉपिंग कार्ड आपको मिलता है, वो एक ऑनलाइन कार्ड क्या है, एक तरह का ऑनलाइन रिकॉर्ड है। जैसे आप शॉप पे भी जाते हो, आप एक बास्केट उठा लेते हो ना, इसमें टी शर्ट रख ली, उसमें ये रख लिया, ये मेरा सामान है, ठीक है, वो पर्टिकुलर किसी एक का होता है। तो वही चीज इसमें हो जाती है, जो भी बायर ने चूज किया है वो उसमें ऑनलाइन रिकॉर्ड में आता जाता है। और जैसे ही वो सिलेक्ट करता है तो बायर के पास एक ऑप्शन आ जाती है, पेमेंट की ऑप्शन, आपने देखा होगा। थर्ड आ जाता है पेमेंट। अब पेमेंट जो करनी है वो ऑनलाइन करनी है, वो आप किसी भी वे में कर सकते हो। फर्स्ट आ जाएगा कैश ऑन डिलीवरी। इसमें क्या होता है, बायर तभी देगा जब उसको डिलीवरी मिल जाएगी प्रोडक्ट्स की, और ये सबसे सिक्योर्ड मेथड है। आपने मोस्टली देखा होगा, घर में सामान आता है फिर वो पैसे लेके जाते हैं हमसे, तो ये कैश ऑन डिलीवरी है। जब डिलीवरी आपके हाथ में आ गई, जब आपके सामान आपके हाथ में आ गया, तो आप उसको कैश दे दोगे। दूसरा मेथड है चेक दे दो। ये मेथड तब होता है, चेक इज आइदर सेंट बाय द बायर और कलेक्टेड बाय द वेंडर। जब कैश एनकैश्ड हो जाता है, मतलब वो चेक जो हमने दिया है वो उनके अकाउंट में जब पैसा आ जाता है तो वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं। चेक क्या, चेक दिया, चेक जैसे वो क्लियर होगा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, उससे पहले वो नहीं भेजते। थर्ड आ जाएगा नेट बैंकिंग ट्रांसफर। आजकल जो कस्टमर है वो इसको ज्यादातर यूज करता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को। बायर जो है अपने अकाउंट से वेंडर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है, ये मोस्टली होता है नेट बैंकिंग वाला सिस्टम, ठीक है। अंडर दिस हम कह सकते हैं जैसे ही रिसीव उसको पेमेंट मिलती है तो वो उसके अंडर पेमेंट कर देता है। जैसे आपने आपकी फीस वगैरह भी होती है आरटीजीएस के अंडर, एनईएफटी के अंडर, ठीक है। जैसे ही बायर के अमाउंट में पैसा आता है ऑनलाइन आ जाता है, वो अरेंज करवा देता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। फोर्थ आ जाता है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। ये सबने सुने हुए हैं, मोस्टली सबके पास होते हैं। ये जो कार्ड्स है ये प्लास्टिक मनी की तरह यूज किया जाता है और ये बहुत ही अच्छा मीडियम है फॉर ऑनलाइन पेमेंट। आजकल जो होती है 95% हम कह सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन्हीं क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू होती है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक एक ऑथेंटिसिटी आप कह सकते हो, सिग्नेचर होते हैं जो सीधा हमारे उससे उनके पास जाते हैं, वेंडर के पास, ठीक है। जो आपको बैंक ने कार्ड इशू किया होता है और बाद में क्या होता है, वही जो भी है अमाउंट वो रिकवर हो जाता है। सेम ही डेबिट कार्ड में आप परचेज करोगे जितना है, डेबिट कार्ड में भी वो एक सिग्नेचर होता है जो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक वे में आपके कार्ड से उनके कार्ड में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में सबको मेरे ख्याल नॉलेज आपको है ही है। फिर आ जाता है डिजिटल कैश। लास्ट आ जाएगा डिजिटली कैश। डिजिटल कैश की अगर हम बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है ये साइबर कह सकते हैं हम, वही चलती है, ठीक है। द अमाउंट जो नीडेड होता है डिजिटल कैश में वो डिपॉजिट करवाना पड़ता है, चेक के थ्रू हो सकता है, ड्राफ्ट के थ्रू हो सकता है। इसे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, डिजिटल मनी, डिजिटल करेंसी किसी भी नाम से बोल सकते हो। ये पर्टिकुलरली ऑफर करता है, ठीक है। आप पहले बैंक के थ्रू देंगे, बैंक के थ्रू वो सीधा वहां डीलिंग हो जाएगी। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ये डायरेक्ट चला जाता है, तो उसे डिजिटली कैश कहते हैं। ये एक तरह का साइबर स्पेस में ही चलता है, ठीक है। और जितना भी अमाउंट चाहिए होता है वो डिपॉजिट हो जाता है बायर के द्वारा, ठीक है, बैंक में डिजिटल फॉर्म में। और वही बैंक फिर उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो भी आपका होता है उसको डिजिटली पेमेंट करवा देता है। तो ये आ जाता है हमारा डिजिटली कैश। क्लियर, एनी डाउट?
नो मैम। ऑनलाइन नो ट्रांजेक्शन। मैम। हाँ जी, सबको आ गया? यस मैम। इसमें जो है हम कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, पहले आपने इसके तीनों स्टेजेस आपको पता हो, ठीक है। प्रोसेस तो बाद में शुरू होता है इसका, तो थोड़ा सा इसकी वो स्टेजेस पहले लिख लीजिए। हमारी बुक्स में स्टेजेस प्रॉपर गिवन नहीं है। लिखिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। Online transactions refers to the transactions taking place between buyers and sellers through internet. Transactions taking place between buyers and sellers through internet. From the point of view of buyer, it includes three stages. It includes three stages. Three stages. First is pre-purchase stage. Pre-purchase stage. In this stage, buyer searches the website. And seek information to evaluate the required product. Required प्रोडक्ट। सेकंड आ जाएगा परचेज स्टेज। In this stage, buyer select the required product. Negotiate the price, comma, final the deal, and makes the payment. Third is delivery stage. In this stage, the product is delivered to the buyer
the product is delivered to the buyer after the seller receives the payment. क्लियर? ये 3 स्टेजेस हो गई, प्री परचेज, परचेज स्टेज एंड डिलीवरी स्टेज। ये तो एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 स्टेजेस देख रहे हैं। एक जो ऑनलाइन का प्रोसेस है जैसे अभी हमने किया, वो किस किस स्टेप से जाता है, तो वो भी 3 ही है। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन करवाना, फिर ऑर्डर प्लेस करना, और तीसरा है पेमेंट करना। अब पेमेंट करने के आगे आगे पॉइंट्स हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी है, चेक के थ्रू है, नेट बैंकिंग ट्रांसफर है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, डिजिटल कैश है। ठीक है, डिजिटल कैश का सबको क्लियर मीनिंग समझ आया है? ये डिजिटल कैश का मतलब क्या है, एक साइबर स्पेस होता है, उसमें कैश होता है। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, जो भी कैश होता है वो बैंक को डिपॉजिट करवाते हैं। बैंक एक स्पेशल सॉफ्टवेयर अलाउ करता है जिससे आप डिजिटली पेमेंट कर पाते हो अपने सेलर को, जिसको भी आपने पेमेंट करनी है, तो उसे डिजिटल कैश कहते हैं। और क्रेडिट और डेबिट कार्ड का आपको सबको पता ही है, 95% लोग हैं जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज करते हैं। ये एक अच्छा पेमेंट है, ये प्लास्टिक मनी है जो ऑनलाइन पेमेंट में यूज होती है। ठीक है ना, मैंने कहा एक बार रिपीट बता दूं। और नेट बैंकिंग ट्रांसफर क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, जहां बायर अपनी मनी को ट्रांसफर करेगा किसके अकाउंट में, वेंडर या सेलर के अकाउंट में। और जब उसको रिसीव हो जाएगी पेमेंट, तो वेंडर जो है वो डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट या गुड्स की जो भी डिलीवरी है वो उसको कर देगा। तो क्लियर है? मींस आप इसमें भी देखिए 3 स्टेजेस ही है, रजिस्ट्रेशन करना, फिर पे शॉपिंग करना, ऑर्डर प्लेस करना, और तीसरा आ जाएगा पेमेंट करना। अब पेमेंट हर तरीके से तो नहीं होगी, कोई एक ही तरीके से पेमेंट होगी। ठीक है ना, पर आपको सारे मोड्स पता हो। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो हम कल करेंगे, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। अभी हमने बताया कि साइबर जो है इसमें डिजिटली ई बिजनेस में रिस्क फैक्टर बहुत है, तो आजकल काफी सिक्योरिटीज वो बनी हुई है। ठीक है, काफी लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो हमारे को इस जो भी लॉसेस हो सकते हैं उससे हमें सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज आपने जाके ये टॉपिक इसको नोट डाउन कर लिया है। लिमिटेशंस और बेनिफिट्स तो आपने उतार लिए होंगे, अगर तो लिमिटेशंस भी साथ में आपने लिख लेनी है, प्लस ये वाला टॉपिक जरूर लिखना है, रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एंड ऑर्डर वाला जो। ठीक है, जो अभी हमने प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग किया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर करना। और उससे इंपॉर्टेंट है जो हम कल टॉपिक करेंगे, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की बात वाला। क्लियर? Yes, ma'am. yes ma'am। यस चलिए, अब कौन मुझे बेनिफिट्स सुनाए बताएगा ई बिजनेस के। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। यस वानी, बताइए बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। वानी इज नॉट देयर। कशिश आप बताइए बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट है इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए।